अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रहमान एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने लगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आना है यूट्यूब सर्च बार के ऊपर और आपने यहाँ पे टाइप करना है रहमान एकेडमी। जैसे ही आप रहमान एकेडमी टाइप करेंगे तो आप इंटर हो जाएंगे अंदर, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो ब्लैक कलर का जो लोगो है जिसके ऊपर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ठीक है, इंटर हो जाना है इसके अंदर। इसके बाद जो है आपने यहाँ पे सब्सक्राइब वाला जो बटन है यहाँ पे, तो इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप जो है मेरी नोटिफिकेशन स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 को। तो चैप्टर नंबर 9 जो है इसका जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं चाहता तो अगर इस एक्सरसाइज को जो है वो डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन जो है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनको कुछ बेसिक्स नहीं पता। तो मेरा यही मोटिव है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को जो है वो समझ आ जाए। तो बस इस चीज़ को देख के मैंने जो है डिसाइड किया कि मैं इस चैप्टर का जो है वो बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे साथ इंगेज हो सकें, ठीक है, और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को ऑप्टिमाइज तरीके से हम इसको हल करें। तो चैप्टर नंबर 9 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट को ज्योमेट्री के साथ हम कैसे रिलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट का क्या रिलेशन है हमारी ज्योमेट्री के साथ, तो इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो जब भी आप कोऑर्डिनेट के लफ्ज़ को सोचें तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, ये ग्राफ, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। जब भी आपने कोऑर्डिनेट को सोचना है तो आपने यही सोचना है कि ये ग्राफ है, ठीक है। इसके साथ जो वर्ड है ज्योमेट्री, ठीक है। तो आपको पता है कि ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। शेप्स के बारे में, उसकी डायमेंशंस के बारे में, क्या वो 3D या 2D है। आपको पता है ज्योमेट्री में हम कोई शेप्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास ट्राइंगुलर शेप आ गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दूसरी शेप आ जाती है रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप। तो ये कुछ ऐसी शेप्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं। तो मैंने इन तीनों की एग्जांपल ली है। तो एग्जांपल के तौर पे अब मैं आपको समझाता हूं। तो अब कोऑर्डिनेट को मैंने रिलेट करना है ज्योमेट्री के साथ। अब इन तीनों शेप में से हम अगर किसी भी शेप को हम प्लॉट कर दें ग्राफ के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे करके, ये ट्राइंगुलर शेप है तो इसको मैंने ऐसे इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये तो ऐसी में से थोड़ी सी खराब सी बन गई। बताने का मकसद ये है कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब समझाया जाए, ठीक है। तो कोई भी शेप को हम किसी ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दें तो उस टर्म को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब किसी भी ग्राफ के अंदर हमारे पास दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन सा एक्सिस कहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, ये होती है हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं तो हमारे पास जो एक्स होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह ऊपर देखें तो वर्टिकली लाइन है, ठीक है। वर्टिकली लाइन में जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, उन नंबर्स को आप देखें तो यहाँ पर ऊपर वाले सारे जो पॉजिटिव नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो वाई एक्सिस कहलाएंगे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे वाली लाइन में जो नंबर्स हैं वो हमारे पास वाई नेगेटिव हो जाएंगे। ग्राफ के अंदर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो हर एक क्वाड्रेंट का अपना एक्स और वाई होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखें ये क्वाड्रेंट 1 है, ठीक है, तो इसका अपना यहाँ पे वाई एक्सिस की लाइन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें तो ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है। तो हर क्वाड्रेंट का अपना एक्स और वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट 2 की बात कर लें तो देखें इसमें भी ये देखें ये वाई एक्सिस यहाँ पे मिल रहा है और ये एक्स यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह क्वाड्रेंट 3 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी देखें तो ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्वाड्रेंट 4 में देखें तो ये इसका एक्स एक्सिस हो गया और ये इसका वाई एक्सिस हो गया। अब जो क्वाड्रेंट्स हैं उनको हम रीड किस तरीके से करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्लॉक चलती है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो उसका ऑपोजिट होता है। तो हमने क्या करना है, तो जब भी हमने क्वाड्रेंट्स को रीड करना है वो एंटी क्लॉकवाइज हमने रीड करना है, तो क्लॉकवाइज हमने इसको रीड नहीं करना। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखें तो हमारे पास इस तरह डायरेक्शन बनती है, ठीक है। तो तीर का निशान देखें तो यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको देखें ऊपर से हमने स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ आना है, तो ये हमारे पास एंटी क्लॉक डायरेक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास क्वाड्रेंट्स आते हैं, तो पहले नंबर पे कौन सा क्वाड्रेंट आता है, स्टार्टिंग में देखें तो क्वाड्रेंट 1 आता है, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट 2 आता है, क्वाड्रेंट 3 आता है, क्वाड्रेंट 4 आता है। तो हम इस तरीके से इजीली बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट की कहाँ पे जगह है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर क्वाड्रेंट का अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है, और वाई एक्सिस है। तो वो किस तरीके से, अब यहाँ पे देखें इस पॉइंट को अगर हम देखें नीचे की तरफ,
ठीक है। तो ये नीचे वाली लाइन जो है वो x की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो x एक्सिस की तरफ से लाइन टच हो रही है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो ये y एक्सिस की तरफ दूसरी लाइन टच हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का अपना x एक्सिस है और y एक्सिस है। फॉर एग्जांपल हम एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसका अपना x एक्सिस होगा और y एक्सिस होगा, ठीक है। अब फर्क कितना होगा, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट के लिए हमारे पास x1 था और y1 था, ठीक है। जबकि अब दूसरा पॉइंट है तो हम x2 लेंगे और y2 ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को जब हम साथ मिलाएंगे तो वो कैसे मिलाएंगे, इसके साथ ये y वाली साइड से यहाँ से टच हो रहा है, ठीक है, और x वाली साइड से यहाँ से टच हो रहा है। तो ये हमारे पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं उस फार्मूले की जो इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा, ठीक है, जिसकी बेस पे हम सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस एक्सरसाइज के हल कर सकेंगे। तो ये जो फार्मूला जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस फार्मूले को हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि इसमें अगर आप ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। इसको P का नाम देता हूँ और इस पॉइंट को Q का नाम देता हूँ। तो ये 2 बेसिकली पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो बेसिकली इस फार्मूले के थ्रू करते हैं। अब जो ये डिस्टेंस फार्मूला था ये हमारे पास आया कहाँ से, तो ये जनाब आया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमारे पास यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसके सामने होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, नीचे हमारे पास आ जाती है बेस और इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो अगर आप ग्राफ को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसके सामने देखें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, नीचे हमारे पास बेस आ जाती है और इस तरफ हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर आ जाता है। तो इट्स मीन इसके अंदर भी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट की, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ये पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है। उसके बाद देखें तो इस पॉइंट को मैं n का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके इक्वल है, p और q के इक्वल है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, p q का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास कहाँ पे है, ये Q और N है। तो परपेंडिकुलर की जगह मैं Q और N लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा Q और N और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस बेस की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, P और N। बेस हमारे पास P और N है तो यहाँ पर P और N और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो अब हमने इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमने रूट लेना है दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऊपर स्क्वायर आ गए हैं। तो इससे अगले स्टेप में मैं यहाँ P Q स्क्वायर जो है इसके ऊपर जो है मैं रूट ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है होल रूट लेके अंदर मैं लिख देता हूँ QN स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। इसके बाद जो है रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, पी क्यू। तो इस पी क्यू की जगह जो है हम क्या लिख लेते हैं, डी, क्योंकि पॉइंट पी से लेके पॉइंट क्यू तक जो है वो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास डी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डी इक्वल्स टू रूट के अंदर जो है वो ऑलरेडी जो पहले से लिखी है वही लिख दूंगा मैं यहाँ पे, क्यू एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। यहाँ स्टेटमेंट को मैंने दोबारा से लिख लिया ग्राफ के साथ, ताकि मैं आपको इस ग्राफ के साथ कंपेयर कर करके सारी चीज़ें जो है वो इजीली समझा सकूं। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है y1। तो इट्स मीन इसके बिल्कुल सामने, ठीक है, इस तरफ देखें तो ये y से लेके y1 तक, यहाँ तक ये एरिया बनता है इसका, ठीक है। इसी तरह y2 जो है, इस y2 को देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन बनता है, ठीक है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट चलें तो यहाँ से लेके q से लेके n तक जो है ये हमारे पास जो एरिया होगा ये y2 का एरिया हो जाएगा, ठीक है। जबकि अब नीचे देखें, x एक्सिस की तरफ देखें तो यहाँ पर हमारे पास इधर से इधर का जो एरिया है वो है x1। इट्स मीन कि इसके सामने वाला जो एरिया होगा ये भी x1 ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आगे देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया ये है x2, ठीक है। और जबकि दूसरी तरफ इसके बिल्कुल पैरेलल देखें तो बिल्कुल सामने, तो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक जो p और n का जो एरिया है वो है हमारे पास x2। अब अगर qn को देखें तो qn जो 2 पॉइंट्स हैं, ये q है और ये n है, ठीक है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, y2 है। तो वो यहाँ पे देखें तो ये लाइन जो है ये y2 वाली लाइन है। इसी तरह n से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो y1 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, y2 को माइनस करवा देना है y1 के साथ, ठीक है, क्योंकि बड़े में से छोटे को जब हम माइनस करवाएंगे तो हम डिस्टेंस हमारे पास वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, qn की जगह जस्ट हमने लिखना है y2 माइनस y1 और इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह प्लस pn कहाँ पे है, तो pn हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये p है और ये n है। p से लेके n तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस x2 को हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है इस डिस्टेंस के साथ, तो ये हमारे पास जो है ये x1 है, ठीक है। तो इस x2 को हम माइनस करवाएंगे x1 के साथ, तो pn की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस
x1 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो जब हम इस पूरी स्टेटमेंट को जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। तो हमारे पास ये पार्ट अगर ए है तो इसके अंदर ये हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो हर एक पॉइंट का अपना एक पेयर होता है, ठीक है। वो कौन सा पेयर होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर पॉइंट का अपना एक एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। तो हमेशा जो है जब भी हम पॉइंट की वैल्यू लिखेंगे वो हमेशा पेयर्स की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। तो डेट्स वाई यहाँ पर हमारे पास जो पेयर गिवन है वो 9 और 2 का पेयर गिवन है, ठीक है। तो ये 9 जो है ये हमारे पास x1 है, ठीक है। इसी तरह ये 2 जो है ये हमारे पास y1 है, ठीक है। इसी तरह दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो x2 है और इसके साथ जो दूसरा नंबर है वो क्या है y2 है। अब क्या करना है, आपके सामने जो है स्क्रीन पे डिस्टेंस फार्मूला लिखा हो तो आपने क्या करना है, इस डिस्टेंस फार्मूले के अंदर इन सारी की सारी वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वही इसका डिस्टेंस होगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को हमने पुट कर लेना है फार्मूले के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ d इक्वल्स टू रूट और इसके अंदर जो वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 7, तो यहाँ इसकी जगह आ जाएगा 7 माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 9 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस इसके बाद y2 की जगह जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पर लिखता हूँ 2, इसी तरह माइनस का साइन और y1 जो है वो हमारे पास 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने जो है वैल्यूज को सबसे पहले पुट कर लिया फार्मूला के अंदर। इसके बाद प्लस माइनस कर लेते हैं तो 7 में से 9 गए तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है -2 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2 में से 2 गए तो हमारे पास क्या हो गया 0 और इसका 0 का स्क्वायर हो गया। जैसे कि आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू के ऊपर अगर हमारे पास स्क्वायर है तो वो स्क्वायर जो है वो उसको पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको जस्ट लिख देना है यहाँ पे 4, ठीक है। तो इस रूट के अंदर आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा तो 0, 4 प्लस 0 क्या आ जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा यहाँ पे रूट के अंदर 4। तो इस तरीके से हमारे पास ये रूट 4 आ गया, ठीक है। अब 4 आपको पता है 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंदर 2 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जो है वो हमारे पास रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो d का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ गया 2 और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह पार्ट बी देखें तो इसमें भी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है x1 y1, ठीक है। इसी तरह पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है x2 y2। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने इनकी वैल्यूज को देख लिया, ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो अब तो यहाँ नीचे मैंने फार्मूला लिख दिया, ठीक है। अब जस्ट हमने इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। x2 की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 3, तो इस x2 की जगह मैं लिखूंगा 3 को, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। x1 की जगह हमारे पास क्या है 2, तो उसकी जगह मैं लिख दूंगा 2 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। माइनस y2 की जगह जो है वो मैं क्या लिखूंगा -6 माइनस y1 जो है वो हमारे पास क्या है वो भी -6 है तो उसकी जगह भी क्या लिख दूंगा -6। तो इस तरीके से हमने जो है वैल्यूज को लिख लिया और उसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। तो और ये ऊपर जो है हमारे पास रूट लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें तो यहाँ पर 3 में से 2 गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस -6 और +6 कितने होते हैं हमारे पास 0, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा और 0 का ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इस तरह जो है वो रूट जो है वो एज इट इज यहीं पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या रह जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर रह जाएगा वो क्या आ जाएगा d इक्वल्स टू 1। तो यही जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट सी देखें तो इसके पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे x1 y1। इसी तरह पार्ट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या बनते हैं x2 और y2। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। तो फार्मूला यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, मैंने क्या करना है जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। d इक्वल्स टू रूट x2 की जगह मैं लिख देता हूँ 6, तो यहाँ पर हमारे पास 6 गिवन है तो 6 माइनस x1 जो है वो हमारे पास क्या है -8, तो यहाँ पर लिख देते हैं -8 और इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो इसकी जगह लिखते हैं 1 माइनस y1 जो है वो भी हमारे पास 1 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 और उसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो 6 में से माइनस और माइनस कितने होते हैं प्लस, तो 6 + 8 हमारे पास होते हैं 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर, ये प्लस फार्मूले का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 में से 1 गया तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 0, उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। इसके बाद देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा d। 14
का स्क्वायर जो है वो हमारे पास रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, हमारे पास d इक्वल्स टू 14 और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। पार्ट डी देखें तो ए पॉइंट जो है इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, x1 y1। पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या बनेंगे, x2 y2। तो इस तरीके से हमने इनके कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया, ठीक है। अब हम जस्ट जो है वो वैल्यूज को पुट कर देंगे फार्मूला के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं d इक्वल्स टू रूट x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, वो है -4। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं -4 माइनस x1 की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास -4 है, तो इसकी जगह भी -4 आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस फार्मूले वाला, ठीक है। इसी तरह y2 जो है उसके अंदर जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, -3। तो यहाँ पर लिखते हैं -3 माइनस y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है √2। तो यहाँ पर आ जाएगा √2 और इसको यहाँ से क्लोज करके और इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो यहाँ पर -4 और माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस -3 और -2 रूट जो है वो एज इट इज़ यहीं पे आ जाएगा। -3 माइनस √2 जो है वो एज इट इज़ यहीं पे आ जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो 0 जो है वो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम रूट के अंदर लिख लेते हैं -3 माइनस √2 और उसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर जो है वो रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर आ जाएगा, वो क्या आएगा, d इक्वल्स टू -3 माइनस √2 और यही जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट ई देखें तो इसके पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो क्या आएंगे, x1 y1। इसी तरह बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे x2 और y2। तो अब जस्ट जो है फार्मूला उसके अंदर पुट करते हैं हम वैल्यूज़ को। तो फार्मूला यहाँ पे गिवन है, इसके अंदर हमने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 माइनस x1 जो है वो हमारे पास क्या है, वो भी 3 है, तो इसकी जगह आ जाएगा 3 और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला, ठीक है। इस तरह माइनस y2 जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा, -4। यहाँ पे लिखते हैं -4 और माइनस y1 जो है वो हमारे पास क्या है, -11। तो इसकी जगह -11 आ जाएगा और यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़े तो यहाँ पर 3 माइनस 3 जो है हमारे पास क्या होते हैं, 0। तो यहाँ पे लिखते हैं 0 का स्क्वायर प्लस इसके बाद -4 और माइनस माइनस क्या होते हैं, +11। तो अब यहाँ पे +11 और -4 हमारे पास कितने आ जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे 7। तो यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जस्ट लिख लेते हैं रूट के अंदर 7 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। तो डिस्टेंस वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर एफ है, इसके पॉइंट के जो हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं यहाँ पे x1 और y1। इसी तरह पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, x2 और y2। इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला जो है वो गिवन है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर d इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट और इसके अंदर जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। यहाँ पे पुट करते हैं 0 माइनस x1 जो है वो हमारे पास वो भी 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस फार्मूले वाला। इसी तरह माइनस, इसी तरह y2 जो है इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। तो यहाँ पे लिखते हैं -5 और माइनस y1 जो है वो हमारे पास क्या है, वो 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है, 0 माइनस 0, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 0। तो 0 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 0 प्लस -5 और -0 हमारे पास कितने होते हैं, -5। तो ये -5 के ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। इससे नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग रूट के अंदर क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर। रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, d इक्वल्स टू -5 और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लेट p बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट a। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब जो है वो सबसे पहले आपने समझना है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि हमारे पास x एक्सिस की तरफ जो है एक पॉइंट है जिसका नाम है P, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास कहाँ पे है, x कोऑर्डिनेट हमें पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हमारे पास x एक्सिस की लाइन होती है, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है P। अब दूसरी कंडीशन जो है वो क्या बता रहा है, एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट b। तो जो दूसरी तरफ जो y एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। इस y एक्सिस के ऊपर भी हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया गया है q का। तो
कुछ इस तरीके से ये इस स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन था। तो अब यहाँ पर हमने करना क्या है, अब इन P और Q जो है इसका दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ तक बनता है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर पॉइंट का अपना एक x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है, तो इस पॉइंट का भी x एक्सिस होगा और y एक्सिस होगा। अब बात ये आती है कि हम यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को अगर यहाँ पे देखें, पॉइंट P को, तो पॉइंट P में हमारे पास जो y की वैल्यू है वो है 0, ठीक है। वो क्यों 0 है, क्योंकि अब देखें ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लगा हुआ है x एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ये y एक्सिस पे नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो इसमें y एक्सिस की कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। तो x एक्सिस की जो वैल्यू दी गई है P पॉइंट के लिए वो हमारे पास है a इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो हमारे पास जो है x एक्सिस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 9, और जबकि y कुछ भी नहीं है तो इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह Q पॉइंट है, ठीक है, Q पॉइंट हमारे पास है y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो y एक्सिस के ऊपर है तो इसका भी अपना जो है x एक्सिस होगा और y एक्सिस होगा, ठीक है। तो इसका जो x एक्सिस है, ठीक है, वो इस बार जो है वो 0 होगा। वो क्यों 0 होगा, क्योंकि अब अगर इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट जो है वो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ना कि x एक्सिस पे, ठीक है। तो इसमें x एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास 0 हो जाएगी, और y के लिए जो हमारे पास वैल्यू यूज की है उसने वो है b इक्वल्स टू 7। तो y के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा 7, तो यहाँ पर मैं 7 लिख दूंगा। तो इस तरीके से हमने उन वैल्यूज को लिख लिया, ठीक है। तो अब जस्ट जो है हमने ग्राफ से उन वैल्यूज को देखना है। Q के लिए जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी, 0 7, ठीक है। इसी तरह P के लिए जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, वो थी 9 और 0। तो अब इस तरीके से हमारे पास Q और P की जो है वो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो इनकी जस्ट वैल्यूज को हमने डिस्टेंस फार्मूले के अंदर पुट करना है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पढ़ के आए हैं। हमने क्या करना है, जस्ट जो गिवन फार्मूला है इसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट कर देना है। तो सबसे पहले पुट करने से पहले हम यहाँ पे Q जो पॉइंट है इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या बनेंगे, x1 y1। इसी तरह पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, x2 और y2। तो जस्ट हमने फार्मूले के अंदर इन वैल्यूज को हमने पुट कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर D चूंकि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, P और Q। तो यहाँ पर D की जगह हम क्या लिखते हैं, P और Q। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनका हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। इसके बाद रूट डालते हैं, ठीक है, और फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज हैं वो हम पुट कर लेते हैं। तो x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 9 माइनस x1 जो है वो हमारे पास क्या है 0, 9 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर फार्मूले वाला, प्लस y2 जो है इसकी जगह हमारे पास क्या है वो 0 है, ठीक है, माइनस y1 जो है इसके अंदर हमारे पास 7 है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और उसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। मजीद आगे बढ़े तो यहाँ पर 9 में से 0 गए तो हमारे पास क्या आंसर आता है 9, और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 7 कितने होते हैं हमारे पास -7, और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और इसके ऊपर हम रूट लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 9 का स्क्वायर हमें पता है वो क्या है 81, प्लस 7 का स्क्वायर है वो कितना है 49, माइनस और ऊपर पावर जो है वो इवन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा पॉजिटिव 49, और इसके ऊपर जो है वो रूट आ जाएगा। फिर इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 130। तो पी क्यू का जो हमारे पास डिस्टेंस आया वो हमारे पास क्या आ गया 130। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है तो उसको हम लिख लेते हैं। तो हम पी क्यू पॉइंट फाइंड करें तो इसका जो पॉइंट होगा पी, इसका जो ए जो है चूंकि एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2, और वाई एक्सिस कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी तरह क्यू पॉइंट के लिए जो है हमारे पास एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास 0 होता है, ठीक है, और वाई एक्सिस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा उसकी जगह 3 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास P और Q की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब हमने फार्मूले के अंदर पुट करनी है। तो ये रहा फार्मूला, इस फार्मूले के अंदर हमने जो है वो इन वैल्यूज को हमने पुट करना है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बनते हैं यहाँ पे x1 y1, और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है x2 y2। तो जस्ट अब वैल्यूज को पुट करते हैं फार्मूला के अंदर। तो डिस्टेंस हम P और Q के दरमियान निकाल रहे हैं तो P Q ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम उसके अंदर जो है फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। x2 जो है वो हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पे लिखते हैं 0, माइनस x1 जो है वो हमारे पास क्या है वो है 2।
तो इसकी जगह हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 जो है इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 और y1 जो है वो हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और उसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो यहाँ पर हमारे पास 0 में से 2 गए तो हमारे पास क्या आ जाता है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 0 गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास ऊपर रूट आ जाएगा। और नीचे देखें तो 2 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास क्या होता है 4, अब यहाँ पे लिखते हैं +4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9 और यहाँ पर 9 आ जाएगा, इस तरह इसके ऊपर रूट आ जाएगा। और आगे चलें तो यहाँ पर हमारे पास 4 + 9 हमारे पास कितने होते हैं 13, तो यहाँ पर रूट के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। तो यही जो है P और Q पॉइंट जो थे हमसे पूछे गए थे, इसी का ही हमने डिस्टेंस निकालना था और डिस्टेंस हमारे पास ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसमें हम जो है P पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो P पॉइंट के लिए हम जो है A यूज करते हैं। तो A चूंकि हमारे पास x क्वाड्रेंट के ऊपर था तो x जो होगा हमारे पास वो 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह y क्वाड्रेंट है वो हमारे पास 0 होता है, ठीक है। इसी तरह q के केस में देखें तो q जो होता है वो हमारे पास y एक्सिस पे पॉइंट होता है, इसी वजह से हम जो है जो इसमें x क्वाड्रेंट होता है वो हमारे पास 0 होता है और y क्वाड्रेंट की जगह हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 6। तो अब जस्ट हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, p की जगह यहाँ पे x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह q के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 y2। तो अब जस्ट इन वैल्यूज को हमने पुट कर देना है, ठीक है, फार्मूले के अंदर। तो डिस्टेंस हम किसके दरमियान फाइंड करें, p और q के दरमियान, यहाँ पे p और q लिखेंगे, इसके बाद जो है वो रूट डालेंगे और इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 0 माइनस x1 जो है वो हमारे पास क्या है -8, ठीक है। इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह हम लिखते हैं यहाँ पे 6 माइनस y1 जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा और इसके ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर 0 को नहीं लिखते और 8 का जो है स्क्वायर वो क्या होता है हमारे पास 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास वो होता है 36, तो यहाँ पर लिखते हैं 36 इक्वल्स टू 64 प्लस 36 कितने होते हैं हमारे पास 100। तो यहाँ पे हमारे पास रूट के अंदर आ जाएगा 100। तो रूट 100 को हम अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा रूट को स्क्वायर के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा PQ इक्वल्स टू 10। पार्ट नंबर 4 देखें तो हम जो x जो हम यूज़ करते थे वो a के लिए यूज़ करते थे और b जो था वो हम y के लिए यूज़ करते थे। तो अब क्या करते हैं, जस्ट जो पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट p जो था वो हमारे पास x एक्सिस के ऊपर था, तो हमारे पास जो x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे -2 और इसी तरह y जो है हमारे पास इस केस में 0 होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। q पॉइंट जो है वो हमारे पास y एक्सिस पर लाया करता, तो यहाँ पर इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3। अब इसके बाद जो हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट p जो था वो हमारे पास क्या था x1 y1, इसी तरह q जो है वो हमारे पास क्या होगा x2 y2। अब जस्ट जो है इस वैल्यूज, अब जस्ट हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को हमने फार्मूला के अंदर पुट करना है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा p और q और इसके अंदर जस्ट हम फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पर x2 जो है वो हमारे पास क्या है 0 माइनस x1 जो है वो उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -2 और उसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 जो है वो हमारे पास क्या है -3, तो यहाँ पे -3 और माइनस y जो है वो 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 में से माइनस करते हैं -2 को, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा रूट इक्वल्स टू, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। तो फाइनल स्टेप हमारे पास क्या होता है, इन दोनों को ऐड अप करवा देते हैं, ठीक है। ऐड करवाने के बाद जो आंसर आएगा वही PQ का डिस्टेंस होगा। तो ऐड करवाने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया 13, तो PQ इक्वल हो जाएगा हमारे पास 13 के और ये 13 ही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 5 देखें तो इसके भी पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर P पॉइंट के लिए जो हमारे पास A है वो हमारे पास क्या है x एक्सिस है, तो एक x एक्सिस की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 और y जो है हमारे पास क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। Q जो है ये चूंकि y एक्सिस के ऊपर है तो हमारे पास
वाई एक्स एक्सिस जो है इसमें हमारे पास 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस की जगह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। अब इसके बाद हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट में यहाँ पर अब इसके बाद हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो यहाँ पर P जो होगा वो x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा। इसी तरह पॉइंट Q जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। अब हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर, तो ये रहा फार्मूला और इसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है। तो सबसे पहले जो D है वो हमारे पास क्या है, PQ है, ठीक है। तो D की जगह हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस PQ इक्वल्स टू रूट, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो हम क्या लिखेंगे, x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 0 माइनस x1 जो है वो हमारे पास क्या है √2 और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह प्लस y2 जो है वो हमारे पास क्या है 1, ठीक है, और y1 जो है हमारे पास 0 है और इसके ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू। आगे चलें तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0 माइनस √2 कितना होता है हमारे पास माइनस √2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 1 में से 0 गए तो क्या आंसर आता है हमारे पास 1 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 1 के ऊपर स्क्वायर इक्वल्स टू। तो ये स्क्वायर जो है ये इस रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा हमारे पास 2 और प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, और यहाँ पर इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मजीद इसको सिंप्लीफाई प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 1 क्या होता है हमारे पास 3, और PQ का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। लास्ट पार्ट नंबर 6 देखें तो इसके भी हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो P पॉइंट है, इसके अंदर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, x के लिए यहाँ पे यूज करते हैं 9 और y के लिए हम यूज करते हैं 0। इसी तरह Q पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे लाई करता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x एक्सिस यहाँ पे 0 कर देंगे और y एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा -4। तो कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं x1 y1, इसी तरह नीचे वाले के लिए x2 y2। इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा और इसके अंदर हम उस वैल्यूज को पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा PQ इक्वल्स टू रूट के अंदर जो है वो हम वैल्यूज लिख लेते हैं। x2 जो है वो हमारे पास क्या है 0 माइनस x1 जो है वो हमारे पास क्या है -9 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर, प्लस y2 जो है वो हमारे पास क्या है -4 माइनस y1 जो है वो हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 81 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा और इसके ऊपर रूट आ जाएगा इक्वल्स टू 81 प्लस 16 कितने होते हैं हमारे पास 97। तो यहाँ पर √97 जो है वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस PQ और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक थी एक्सरसाइज 9.1। तो उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स को ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। तो आप स्टूडेंट में से किसी भी स्टूडेंट को किसी किस्म का भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझसे लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में इंशाल्लाह अल्लाह ने के बाद।